एक स्टोरी से। मेरे बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था। और एक बार हमारे ग्राउंड पे जब हम खेल रहे थे तो मैंने एक शॉट मारा और किसी के घर का कांच तोड़ दिया। और वो व्यक्ति उधर ही बालकनी में बैठ के पेपर पढ़ रहा था। जब तक उसने पेपर नीचे किया और ऐसे मुड़ के देखा तब तक ग्राउंड पे कोई नहीं था। सब भाग गए थे। तो मैं छुपते छुपाते घर चला गया। और मेरे पिताजी जो है वो देखे कि ये जल्दी कैसे वापस आ गया। उन्होंने पूछा भी क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ाई जरा ज्यादा है आज, जाके बैठ जाता हूँ पढ़ाई करने। तो पढ़ने बैठ गया मैं। मेरे मन में तो वही चल रहा था, बदमाशी करके आया हूँ, क्या होने वाला है। तो फिर वो जो फैमिली है उन्होंने पता कराया कि कौन व्यक्ति था जिसने तोड़ा। और वो झगड़ा करने के लिए हमारे घर पे आ गए। उनका बुरा हाल था। वो जिस तरीके का भाषा बोल रहे थे और जिस तरीके से मेरे माता पिता के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे थे, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। पिटाई करने का मन कर रहा था। लेकिन उन्होंने, मेरे पिताजी ने इतना परिपक्वता से उनको जवाब दिया। पहले वो चिल्ला रहे थे तो पिताजी ने पहले उनको पूछा कि क्या हुआ है वो बताओ पहले। फिर उन्होंने कहा कि आपके लड़के ने कांच तोड़ी है और वो, उसको कोई ना रिग्रेट है ना इसका कोई रिपेयर करने के लिए उसका भावना है। वो भाग गया है। और क्या ट्रेनिंग दिया आपने अपने बच्चे को। तो मेरे पिताजी ने कहा ठीक है, मैं उसकी ओर से आपकी माफी मांगता हूँ। और आपका जो भी खिड़की बिठाने का सारा जो आयोजन है मैं खुद ही करा दूंगा। व्यक्ति बुलाऊंगा, वो बिठा के देगा, उसका पैसा भी मैं ही दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। और उनको फिर अच्छे से मेरी माँ ने कुछ गरम पोहा वगैरह बना के खिलाया। और फिर वो चले गए। और अभी मेरी बारी थी। मुझे लगा कि मेरे पिताजी अभी धोएंगे मेरे को पकड़ के। लेकिन मेरे आश्चर्य की बात ये थी कि वो कुछ भी उसके बारे में मेरे माता ने ना पिता ने कोई डिस्कशन ही नहीं किया। तो एक पूरा दिन चला गया, 24 घंटे चले गए। ना डांट पड़ी, ना कोई आक्षेप लिया गया, ना खाना रोका गया। इतना बुरा उनका ट्रीटमेंट हुआ था, अपमान हुआ था, उसके बारे में कोई किसी ने गुस्सा निकाला। तो मुझे बहुत अस्वस्थ लगने लगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो फिर कुछ समय के बाद मैंने दूसरे दिन, और वो दोनों सब खाना पकाना, ख्याल रखना, घर को चलाना ऐसे कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। तो मुझे बड़ा अस्वस्थ लगने लगा। मैंने कहा कि मम्मी को जाके बोला कि थोड़ा पिताजी को बोलो, मारो पीटो, थोड़ा डांट लगाओ, कुछ तो करो। ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, शांत शांत सब चीज। तो मेरी माँ ने कहा नहीं नहीं, उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा है, वो गुस्सा नहीं है तुमसे। मैंने पूछा क्या हो गया। फिर मेरी मम्मी ने आके पिताजी को बुलाया, दोनों बैठे सामने और उन्होंने मेरे को समझाया। हमको तुमने खिड़की तोड़ा, तुम भाग के आए और तुमने हमको डांट दिलवाई, ये सब का कोई गुस्सा नहीं आया। हमको एक ही चीज चुभ रही है हमारे हृदय में। वो ये है कि तुम जब गलती करते हो तो तुम्हारा हमारे ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है कि तुम वो रिवील कर सकते हो। और उसका योग्य जो रिस्पॉन्स है वो हम देने के लिए काबिल है, ऐसा तुम नहीं समझते हो। तुमको लगता है कि अ, तुम्हें अपना चमड़ी बचाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। और वो झूठ बोलने से तुम कल को जाके कोई बड़ी गलती करोगे और उसको भी छुपाओगे, तो हो सकता है कि हमें कुछ और तकलीफ उठानी पड़े। तो इसलिए हम थोड़े से नाराज हैं कि हम तुम्हारे हृदय में ऐसा विश्वास जागृत नहीं कर पाए एज अ पेरेंट। वी डोंट हैव इनफ ट्रस्ट इन योर हार्ट, यू नो दैट वी हैव लैक्ड समवेयर इन आवर लाइफ। हमने कुछ कमी की है जिसके कारण तुमको इतना विश्वास नहीं है। तो ये सुन के मैं रोने लगा। मैंने कहा अरे ये तो कहीं और ही दिशा दिशा में जा रहा है। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है, मैं गलती करता हूँ तो बताता हूँ, ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला नहीं, वो दिखा नहीं हमको, तुम्हारे बिहेवियर में नहीं दिखा, तुम बात बोलने के लिए बोल रहे हो। तो हमको जो पैसा देना पड़ा या उनसे डांट खाना पड़ा उसका इतना भी बुरा नहीं लगा। लेकिन इस बात का बहुत बुरा लगा कि तुमने ठीक से बताया नहीं क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में। हम प्रिपेयर्ड रहते तो शायद और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते थे उसके लिए। तो उसके बाद मैंने उनको प्रॉमिस दिया कि इसके आगे
कुछ भी गफला होगा, झमेला होगा मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो पहले बताऊंगा कि ऐसे ऐसे है, अम, मेरे से ये गलती हुआ है, तो आप मेरे को मदद कीजिए। आप प्लीज ये सब शांति शांति जो चल रहा है हमारे घर में, थोड़ा वो बंद कर दीजिए और बुरा मान के मत बैठ जाइए। तो उस प्रसंग के बाद मेरा जो संबंध है मेरे माता पिता के साथ वो और भी दृढ़ हो गया। आज तक भी हम तब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ट्रस्ट का जो लेवल है उसके कारण बहुत सारी ऐसे बातें हम कर पाते हैं जो शायद ही कोई अपने माता पिता के साथ या माता पिता अपने बेटे के साथ इतना खुल के बात कर सके। चाहे वो पारिवारिक समस्याओं के बारे में हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में हो, इस्कॉन की सेवाओं के अंतर्गत भक्तों के साथ लेन देन में हो, या बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स। तो ये सब जो है ये उनके परिपक्व पेरेंटिंग का, पालकत्व का नतीजा था। So why I told this story is to come to the topic that we have, that is in terms of modeling, mentoring, organizing, teaching. हमारा हृदय जो है एक नंबर लॉक के समान है, और इसमें चार जैसे अंक होते हैं, चारों अंक अलाइन होने पर ही वो लॉक खुलता है। अगर एक भी नंबर अलाइन नहीं होगा तो लॉक नहीं खुलता। ऐसे ही हर एक व्यक्ति जो है अपने हृदय में गेट ऑफ सेल्फ चेंज, यानी स्वयं के परिवर्तन का एक जो गेट है, वो किसी व्यक्ति को उसके अंदर घुसने नहीं देता है जब तक ये चार चीजें अलाइन होकर उसका हृदय खुलकर उस परिवर्तन के लिए, अपने आप को प्रभावित करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और जब तक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का या परिवर्तन का अथॉरिटी हम देते नहीं हैं दूसरों को, तब तक वो हमारे अंदर कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। बाहर से तो सुधार नहीं ला सकते हैं। तो ये लॉक जो है, हार्ट का लॉक, ये खोलना है अगर आपको अपने बच्चों का, तो इन चार चीजों को आपको गौर करना होगा। तो इसमें से पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग का अर्थ होता है कि सही उदाहरण स्थापित करना। हमारे अलग अलग रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे आप एक साधक हो भक्त के रूप में, आप एक एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो जॉब के रूप में, व्यवसाय के रूप में, आप एक पति हो या पत्नी हो, या पुत्र हो या पिता हो, माता हो। अब अलग अलग रिलेशनशिप्स में, जैसे हम रामायण में देखते हैं कि एवरीबडी इज वेरी आइडियल। राम जी बड़े आदर्श हैं, और कौशल्या माता बड़ी आदर्श हैं, सीता मैया वो बड़ी आदर्श हैं, भरत महाराज कितने आदर्श हैं। तो ये हमारे जो शास्त्र हैं ये हमें इसलिए नहीं बताए गए हैं ताकि सिर्फ हम इनकी वाह वाह करें। ये इसलिए भी है कि हम इनके उदाहरण को अपने जीवन में उतार सकें। तो मॉडलिंग का अर्थ है कि टू बिकम एग्जेम्पलरी इन आवर रोल्स, गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ। तो जितना जिम्मेदारी पूर्वक हम ये उदाहरण स्थापित करेंगे, तो उतना ही वो उसका प्रभाव हमारे बच्चों के चरित्र पर होगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे बचपन में मैं जब भी उठता था सुबह, डिंग 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 डिंग, मैं बेल की आवाज सुनता था। मेरे पिताजी जो है वो राधा कृष्ण के विग्रह के सामने उनकी आरती उतारते हुए घंटी बजाते रहते थे। दैट वाज माय वेकअप कॉल। तो सोचिए क्या प्रभाव हुआ उसका प्रभुपाद जी के चरित्र पर। तो ये है मॉडलिंग। हैविंग कंसिस्टेंट वैल्यूज, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये जो मूल्य है हमारे, इनके ऊपर हमें खुद को काम करना चाहिए और बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। स्पेशली मैनेजिंग इमोशंस, भावनाओं को नियंत्रण में रखना, और सही रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स चीज़ों को। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है या कोई इमोशनली डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाती है, तो हम उसमें कितने शांत रहते हैं, धीर बने रहते हैं, रिप्लाई विदाउट शाउटिंग, येलिंग, रिएक्टिंग इम्पल्सिवली, वो कैसे करते हैं। वो बच्चे हमसे सीखते हैं। फिर वो बच्चे हमसे देखते हैं कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, कि हम हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हैं कि नहीं, हम काम कब कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के बारे में कब कार्यरत है,
सही समय पर सो रहे कि नहीं, क्या खा रहे हैं अन्न। ऐसे ही हमारा ओपन माइंडेडनेस कितना है, डिफरेंट ओपिनियंस, खास करके टीनेजर लोगों के मत जो होते हैं उसके प्रति। फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, पर्सनल हैबिट्स कैसे हैं, किन चीज़ों को हम प्रायोरिटी देते हैं अपने लाइफ में। फिर हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ कैसा है, क्या हम स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखते हैं कि नहीं, और दूसरों से बातचीत करते समय फ़ोन को हाथ नहीं लगाते हैं। या हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, स्पिरिचुअल कल्चरल रिचुअल्स जो हम पालन करते हैं घर में, वो कितना प्रेरणादायक है बच्चों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मॉडलिंग कितने लेवल पे है और कितना कठिन काम है, ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन पालक बनना है अच्छा, तो ये मॉडलिंग बहुत ही अति आवश्यक है। यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो बड़े लीडर फॉलो करते हैं वो सारे कॉमन पब्लिक उसको अनुकरण करते हैं। तो ये हुआ पहला, मॉडलिंग। फिर दूसरा है केयरिंग, बच्चों का सही परवरिश करना, सही प्रकार का उनका केयर कर पाना। अ, तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज का जब अपमान हुआ था, अपने माता के पास गए वो रोते हुए, तो माता चाहती थी तो उनको एक सुपरफिशियल टाइप का पैम्परिंग देके शांत करा के भेज सकती थी वो। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो सुरुचि ने ऐसे बोला, तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, मेरे कोख से जन्म लो मर के, उसके बाद अगले जन्म में ये भाग्य तुमको मिलेगा। तो इतनी बुरी बात, इतना इंसल्टिंग जो सोतन ने किया हुआ काम है, वो कैसे लिया, हाँ, सुरुचि ने। तो सुनीति ने, सॉरी, सुनीति ने सोचा कि अभी इसका जो दिल जल रहा है, इसको ठंडा करना है तो दो मार्ग है। एक है कि तुम अपने शत्रु का भर्त्सना करो, या बच्चे को उसके प्रति और द्वेष फैला दो, और उसको बोलो कि मैं क्या करूं, वो सौत है मेरी, वो मैं तेरे पिताजी को ज्यादा पसंद है, मैं मेरे को पसंद नहीं करते हो वो, मेरा जीवन ही दुर्भागा है, तू भी दुर्भागा है, सारी दुनिया ही ऐसी है। वो बहुत कुछ बोल सकती थी। या दूसरा जो उन्होंने डायलॉग किया ध्रुव महाराज के साथ, उन्होंने कहा कि देखो, तुम मेरे पास आए हो ना, तुम्हारे दिल को सांत्वना देने के लिए, मैं नहीं दे सकती। इस दुनिया की कोई भी माँ किसी भी बच्चे को पूरा सांत्वना नहीं दे सकती। एक विष्णु ही है भगवान, जो ऐसे करोड़ों माँओं की क्षमता रखते हैं कि उनकी जो सहनशीलता है, या उनकी जो पोषण देने की क्षमता है, वो ऐसे अनेक माताओं का कॉम्बिनेशन है। तुम्हें अगर अपने दिल को ठंडक पहुंचानी है, तो भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, उनसे ऐसा चीज मांगो, ऐसा अढ़ल पदवी मांगो जहां से तुमको कोई हटा नहीं सकेगा। ये सही होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा अगर तुम ये कर पाए तो, और इस सबके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार से उसे प्रेरित करके वो जंगल में गए, उसके बाद योग साधना करने के लिए 6 महीने में उन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। इसका मुख्य श्रेय सुनीति को जाता है, क्योंकि उसने इस टाइप का केयर दिखाया जो सेंटिमेंटल नहीं था, जो सही में उस बच्चे के भले का था। और उसको उसका रैशनल कहते हैं उसको, कि क्या तर्क है उसके पीछे वो करने के, वो भी बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। तो इसके लिए पहला जरूरत है कि इमोशनल अवेलेबिलिटी, कि लिसनिंग टू चिल्ड्रंस कंसर्न्स विद एम्पैथी रादर देन डिसमिसिंग देम। जब बच्चे आते हैं बात करने के लिए, उनकी दिल के भाव व्यक्त करते हैं या जरूरतों को बताते हैं, समस्याओं को वर्णन करते हैं या विक्ट्रीज या फेल्यूर को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे इमोशनली अवेलेबल रहे, उनके भावनाओं के साथ। ऑल्सो वी शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस लव प्रॉपरली। कुछ बच्चे होते हैं वो ऑडिटोरी होते हैं, उनको अप्रिसिएशन शब्द सुनने से ही लगता है। कुछ बच्चे होते हैं वो विजुअल होते हैं, उनको कोई गिफ्ट देने पर या उनको कोई ट्रीट देने के लिए ले जाने पर, अनुभव देने पर ही उनको समझ में आता है कि प्रेम हो रहा है मेरे साथ। कुछ बच्चे होते हैं वो टच, सेंस ऑफ टच, उसको बहुत महत्व देते हैं। तो हमारे जीवन के जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होते हैं, उसमें 9 मिनट दिन के बहुत क्रूशल होते हैं। सबसे पहला 3 मिनट है वो सुबह उठते ही है। बच्चा जब सुबह उठता है तो उसे कैसे उठाया जाता है,
उसे किस अनुभव को प्रदान किया जाता है, और उसके दिन की शुरुआत कैसे होती है, उससे ये एक्सप्रेसिंग लव जो है एक दूसरे के प्रति, वो बहुत तगड़ा होता है। मुझे याद है मेरे बचपन में सुब्बलक्ष्मी का वो कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। तो ये सब चलता था बैकग्राउंड में, मेरे पिताजी लगाते थे, और मेरी माता जो होती थी वो मेरे को बहुत प्रेम से उड़ाती थी। हम्म। और वो ये नहीं कहती थी उठने के बाद कि तुम्हें ये करना है वो करना है, वो कुछ सुनाती थी। जैसे वो कहेंगी, जैसे हमारे एक विष्णुजन स्वामी महाराज थे, वो भक्तों को जब उठाते थे मंदिर में आश्रम में तो कहते थे, डियर सोल्जर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, प्लीज वेक अप, लेट अस ऑल राइज एंड शाइन फॉर श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे वो अनाउंस करते थे। तो वो व्यक्ति जो उठ रहा है, उसका चेतना अभी खुल रहा है, उसका फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है उठने का वो बहुत ही तगड़ा है। ऐसे नहीं कि लोग उसके चद्दरें खींच रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं, उठता क्यों नहीं है ये। तो वो बहुत ही होता है, कभी कभी बच्चे शुरुआत में बहुत तंग करते हैं और वो उठते नहीं, उसका मेन कारण यही होता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। जो जनरली बच्चों को 9 से 10 घंटे की नींद लगती है, और इस्कॉन इज अ स्लीप डिप्राइव्ड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादातर, कि हम लोग को बहुत कम सोते हैं। तो बच्चों को हमारे गुरुकुल में हम 7:30 बजे सुलाते हैं, और बड़े बच्चे 4 बजे, 4:30, 5, 5:30, 10-10 घंटा तक भी सो सकते हैं, छोटे बच्चे हमारे गुरुकुल के। तो अपने आप जो उठाया जाता है तो वो खुशी से उठते हैं, एनर्जेटिकली उठते हैं। तो ये है पहले 3 मिनट सुबह के उठने के। फिर दूसरे 3 मिनट है जब वो स्कूल से वापस आते हैं, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जब वो घर आते हैं तो उनको समय देना, कैसा रहा तुम्हारा दिन, आज क्या क्या अनुभव आए, मित्रों से साथ क्या क्या किया, और क्या सीखा, और कुछ समस्या आई, कुछ हुआ, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन का। तो ये प्रश्न करना 3 मिनट जब वो घर में वापस आते हैं, तो थोड़ा अपना समय निकाल कर उनके साथ बिताना। और लास्ट के 3 मिनट है दिन के, वो क्रूशल है, वो सोते समय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। रात को सोने से पहले आप जो भी माइंड के अंदर डाल देंगे, वहां उसका प्रोसेसिंग सबकॉन्शियस माइंड पूरा रात भर करता है, और उस रियलिटी को वो अगले दिन में अपने जीवन में मैनिफेस्ट प्रकट करने का प्रयास में जुड़ जाता है। तो इसीलिए हम जनरली रामायण, महाभारत, या फिर कृष्ण पुस्तक, भागवत, चैतन्य चरितामृत, कथा, रोज रात को कथा होनी चाहिए सुलाते समय, या बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं भक्तों ने लिखे हुए, वो गीत गाने चाहिए हमने। और सबका एक शयन कीर्तन एक साथ होना चाहिए, पूरे परिवार का। एंड देन आफ्टर दैट एवरीबॉडी गोज एंड स्लीप्स। ऐसा नहीं कि वो बच्चा सोने के लिए चला गया और माता पिता अपने मोबाइल पे चालू हो गए या टीवी खोल दिया उन्होंने। तो ये जो लास्ट के 3 मिनट हैं सुलाते समय के, वो भी बच्चों के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। उसमें उनको सहलाना, फिजिकल टच, स्पर्श, स्पर्श जिसको कहते हैं, माता का, पिता का, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो इन दिस वे व्हेन वी एक्सप्रेस लव इन अ बैलेंस डिसिप्लिन्ड मैनर, तो अफेक्शन, अप्रिसिएशन बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। साथ में केयरिंग का एक अर्थ ये भी है कि एनकरेजिंग इंडिविजुअलिटी। हर एक बच्चा अपना अपना यूनिक स्वभाव, व्यक्तित्व लेकर आया है, उसके अपने ही एम्बिशंस हैं, अपने ही उसकी सेवा करने का तरीका है भगवान का। तो उसे उसको एक्सप्रेस करने देना, उनके यूनिक इंटरेस्ट जो होते हैं वो उनको फॉलो करने देना, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस या खुद के एक्सपेक्टेशंस उन पे ज्यादा थोपना नहीं, ये भी केयर है। और नॉट ओवरलोडिंग चिल्ड्रन विद एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर प्रेशर। आजकल ये बहुत चल रहा है सिटीज में, सब लोग ऐसे, वो तारे जमी पर मूवी का फेमस डायलॉग है वो, रेस के घोड़े पालने में लगे हुए हैं पेरेंट्स। तो इसके जगह पर हमें उनकी इंडिविजुअलिटी को कदर करते हुए उनके वर्ण को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, फिर उस वर्ण के अनुसार उनका आश्रम स्थित करना चाहिए, और फिर उसके लिए ज़ारा जो भी आयोजन करना है, गिविंग देम मेंटर्स, गिविंग देम ट्रेनिंग,
giving them good facility to exercise their individuality, giving them resources, giving them forum to create contribution to the society. ये सब कुछ हमें करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो केयर प्रॉपरली. और बच्चे का जो मेंटल फिजिकल हेल्थ है, उसका अप्रोप्रिएट डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए हमको. हमें खुद भी करना चाहिए उनके साथ ये सारे कार्यों को. ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग ऑन टाइम, डूइंग एक्सरसाइज. हमारे गुरुकुल में हम एक दिन ताइक्वांडो का और ऑल्टरनेट उसके योगासन और व्यायाम का, ऐसा हर दिन एक एक ऑल्टरनेट चेंज करा के एक्सरसाइज कराते हैं. तो ये साथ में करने से अ, जो संबंध है वो दृढ़ होता है और एक दूसरे को समझने की जो बातें हैं वो अच्छी होने लगती है. तो ये हुआ केयरिंग. ठीक है. तो आज मैंने दो ही चीजें वर्णन की, एक था मॉडलिंग और दूसरा है केयरिंग. मैं अगली दो चीजें कभी अन्य समय वर्णन करूंगा. इसका शीर्षक रहेगा ऑर्गेनाइजिंग, कि हमारा जो ट्रेनिंग है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए घर में, फैमिली रूटीन्स कैसे होने चाहिए, या होम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, गोल कैसे सेट करने चाहिए, इवेंट्स कैसे बनाने चाहिए बच्चों के लिए, और साथ में इंस्ट्रक्शंस. हरे कृष्णा. ये कुछ चल रहा है यहाँ पे. समर्थ चौधरी जी, आई थिंक यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद जूम. नो प्रॉब्लम, लेट्स हियर वंस अगेन. और एक था ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था Sorry, Prabhu, इंस्ट्रक्शन. it was by mistake. नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, लेट इट बी. सो तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है गिविंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द चिल्ड्रन. ये दो पॉइंट्स हम अगले समय कभी अलग से देखेंगे. मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ इस कॉल को एंड करने से पहले. ये 30 मिनट का ही कॉल है ना प्रभु जी? आई डोंट नो हु इज द होस्ट. एनीवेज, प्रभु जी, ये टाइम पांच नहीं जो मेंशन किया है इसमें. जो मैसेज हम लोगों को आया है उसमें टाइम सिर्फ 7. एंड टाइम मेंशन नहीं किया. ओके ठीक है, मैं 40 मिनट तक ही बोलूंगा, फिर 10 मिनट क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं. जस्ट एक बात बोलना चाहता हूं मैं आखिर में. पहला पॉइंट ये है कि बच्चों को ट्रेनिंग देते समय कौन कौन सा ट्रेनिंग देना है और उसे कैसे देना है. घर में हो हमारे बच्चे अगर हमारे साथ, तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि वी कैन नेवर आउटसोर्स ट्रेनिंग ऑफ अवर चिल्ड्रन फुल्ली. पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन मेरे बच्चे को ढंग से पढ़ा नहीं सकता. क्यों? क्योंकि पढ़ाने की चीजें हैं पांच. पहला है कृष्ण भावना का प्रशिक्षण. इसमें आता है सिद्धांत, सदाचार, साधना, सेवा. ये सब बारीकी से सिखाना बच्चों को, ये बहुत कम लोगों को आउटसोर्स किया जा सकता है. तो मंदिर में अगर हो ऐसी सुविधा तो अच्छा है, नहीं हो तो पेरेंट्स को खुद को ही करना पड़ेगा ये काम. तो ये हुआ पहला, ट्रेनिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो दूसरा टाइप का ट्रेनिंग है वेद शिक्षा या वर्ण शिक्षा. तो 8 से लेके 12 उम्र में वेद शिक्षा होती है, 13 से लेके 18 तक वर्ण शिक्षा होती है. वेद शिक्षा का अर्थ है कि 14 विद्या 64 कला में से कम एक विद्या एक कला मास्टर करना, टू स्टार्ट विथ मिनिमम. और दूसरा वर्ण शिक्षा में होता है कि उसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी वर्ण है बच्चे का, उसके अनुरूप उसको ट्रेनिंग देना. इसका इस प्रकार का ट्रेनिंग की उम्र का 18 या 21 साल का होते तक वो अपना खुद का पैर पे खड़ा हो जाए, फाइनेंशियली और अदरवाइज ऑल्सो वो इंडिपेंडेंट हो जाए. तो ऐसा प्रशिक्षण, इसको वर्ण शिक्षा कहते हैं. तो ये आयोजित करना होता है. फिर तीसरा ट्रेनिंग है लाइफ स्किल्स, जीवन आवश्यक कौशल्य. तो इसमें आता है जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, कम्युनिकेशंस, सेल्फ डिफेंस,
तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें आनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी आनी चाहिए। कॉमन टू ऑल, कलयुग के लिए जरूरी सारे स्किल्स, लाइफ स्किल्स। और फिर चौथा ट्रेनिंग है वो शालेय शिक्षा, एकेडमिक एजुकेशन। उसमें एक्सेलेंस कैसे लाना है और कैसे परफॉर्म करना है, उसका ट्रेनिंग। और लास्ट है कलियुगा कंपैटिबिलिटी स्किल्स, कि कैसे हमारी परंपरा को आधुनिक समाज में पालन करना है, कैसे इस दूषित वातावरण में रहते हुए अपनी शुद्धता को टिकाना है, उसका ट्रेनिंग। तो ये सारे जो प्रकार मैंने बताए, 5 प्रकार ट्रेनिंग के, ये पेरेंट्स को खुद से आयोजित करने हैं अपने ही घर में। अगर आपको इच्छा है तो आप गुरुकुल में एडमिशन्स ले सकते हो, या अपने खुद के लिए ऐसा एक गुरुकुल खड़ा कर सकते हो उज्जैन में, जो आपको मददगार साबित हो। लेकिन ये बहुत जरूरी काम है शिक्षा के तौर पर। भले आप उसको गुरुकुल मत बोलिए, जो बोलना है नाम दीजिए। गुरुकुल एक बैड वर्ड हो गया कभी कभी हमारे यहाँ पे। आप उसको विद्याश्रम कह सकते हो, या उसको कोई चिल्ड्रन एजुकेशन का कोई अच्छा नाम दे सकते हो। और ये आप आयोजित कर सकते हो कुछ पेरेंट्स साथ में आकर, कि कैसे बच्चों की परवरिश कृष्ण भावना के अंतर्गत होती रहे और उन्हें ये 5 प्रकार का ट्रेनिंग दिया जा सके। तो हमारे पुणे में हम एक विद्याश्रम चलाते थे, सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8, हर दिन। बच्चे जो है वो हमारे पास आते थे, कोई भक्ता हमको फ्लैट उनका नो रेंट, जीरो रेंट पे दे देते थे, और हम उन बच्चों को सुबह 6 से 8 में कृष्ण भावना वेद शिक्षा पढ़ाते थे, और शाम के समय लाइफ स्किल्स, कलियुगा कंपैटिबिलिटी स्किल्स पढ़ाते थे। और थोड़ा पढ़ाई भी करा के लेते थे, उनका होमवर्क वगैरह जो स्कूल का होता है उसमें मदद लगती है उनको। तो उससे क्या होता था, उनका जो कचरा टाइम है, जो बाकी गंदे बच्चों के साथ कुछ गलत सीखना, या मोबाइल पर टाइम पास करना, या टीवी देखते रहना, वो सब चला जाता था। और सुबह एकदम तगड़ा शार्प ट्रेनिंग होता था, और शाम को भी बच्चों भक्तों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ खेलने मिलता था, और बहुत अच्छा प्रशिक्षण होता था। तो हर दिन ये करने से 8 बजे जाके सो जाते थे, और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के आना पड़ता था 6 बजे। तो ऐसा कुछ आयोजित किया जा सकता है। शुरुआत में इसको सिर्फ सैटरडे संडे आयोजित कर सकते हैं, बाद में उसको वीक लॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस हैं मेरे। लेकिन एक सजेशन मैं जरूर दूंगा कि अपने घर में ही आप एक रूम या एक कोना बनाइए जो आपका एजुकेशनल एरिया है बच्चों के लिए। उसमें जो भी सुविधाएं लगती हैं, साधन लगते हैं, वो सारा वहीं पर रखिए। बुक्स कौन से रखने चाहिए, सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, डिस्प्लेस, डिवाइसेस, साउंड सिस्टम्स, ये वो सब कुछ वहां पर रखिए। और उसमें अच्छे से, ये जो मैंने 5 प्रकार का ट्रेनिंग बताया, आप भक्ति वेदांत एजुकेशन करके हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जा सकते हैं, या लोटस वॉइस करके दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जा सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो ट्रेनिंग के लिए काम का है, बच्चों के भी और आपके खुद के भी। तो इस प्रकार आप ये प्रोग्राम्स जो है वो घर में भी चला सकते हो अपने बच्चों के लिए। सुबह 6 से 8, शाम को 6 से 8, घर में ही चलाओ, नो प्रॉब्लम। अगर नेबरहुड में और कोई एक डिवोटी फ्रेंड है आपका, तो 2 लोग मिलके चलाओ। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे, तो आपके बच्चों का जो ट्रेनिंग है वो बहुत तगड़ा होगा, और आपको सुविधा होगी अपने बच्चों को साथ में कृष्ण भावना के साथ साथ एक प्रैक्टिकल, व्यावहारिक और बहुत ही स्ट्रीमलाइंड, जिसको कहेंगे सुव्यवस्थित, ऐसा प्रोग्राम आयोजित करने में। अगर वी इफ यू डोंट टेक चार्ज ऑफ द टाइम ऑफ आवर चिल्ड्रन, somebody else is going to take charge of that time, and they are going to give them some nonsense. तो उससे अच्छा है कि हम ही थोड़े प्रिपेयर्ड रहें और इसको आयोजित कर लें। तो अभी मैं समराइज करता हूँ मैंने क्या बोला आज। मैंने शुरुआत की एक कथा से, मेरे बालपन की कथा, जिसमें मेरे पिताजी ने मेरे को गुस्सा नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत जिंदगी का महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ट्रस्ट योर पेरेंट्स एंड नॉट ट्रस्ट योर माइंड दैट इज चीटिंग यू। What is the importance of revealing, regretting, rectifying and reinstating oneself when we commit mistakes? वो बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए। फिर मैंने चर्चा की कि मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टीचिंग, ये 4 आयाम है, पेरेंटिंग के कर्तव्य है ये। इसमें से मॉडलिंग को हमने विस्तार से देखा, क्या क्या करना है, अच्छा उदाहरण स्थापित करना। फिर हमने देखा मेंटरिंग यानी केयरिंग, हाउ टू केयर फॉर चिल्ड्रन। 9 minutes a day आर क्रूशल। 3 minutes
when they wake up, 3 minutes when they come back home from the school, 3 minutes when they are about to rest. फिजिकल टच भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अलग अलग टॉपिक्स हमने देखे उसमें। और फिर मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग करना है तो क्या ऑर्गेनाइज करना है, तो मैंने 5 प्रकार का ट्रेनिंग बताया। कृष्ण कॉन्शियस ट्रेनिंग, वेद शिक्षा, लाइफ स्किल्स, एकेडमिक एजुकेशन एंड कलियुगा कंपैटिबिलिटी स्किल्स। और फिर इसको कैसे आयोजित कर रहे हैं उसके लिए मैंने 2 क्लूज दिए। एक है विद्याश्रम शुरू कीजिए, जो सुबह से 6 से 8 और शाम को 6 से 8 एक कॉमन जगह पे सारे बच्चों को लाता है और अच्छा अच्छा ट्रेनिंग करवाता है। और दूसरा मैंने कहा कि एक घर में ही विद्याश्रम शुरू कीजिए, अगर आप बहुत दूर रहते हो तो भक्तों से, और बच्चों को ये ट्रेनिंग घर में ही आयोजित करा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक तो पूछना था कि प्रभु जी वो जो यूट्यूब पे आप बताए जिससे कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं वहां से लर्न करके, वो कौन सा चैनल का नाम बताए थे? लोटस वॉइस, पद्म वाक्य, लोटस वॉइस। दूसरा है जी भक्ति वेदांत एजुकेशन। जी प्रभु जी, ओके, मैं लिख लिया हूँ। प्रभु जी, अगर हम इससे लर्न करेंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करने में जो चैलेंजेज आएंगे उसके लिए हम आपसे गाइडेंस ले सकते हैं या कोई? हाँ, पूछ सकते हो आप। मेरा मेरा फोन नंबर है 7770055500, 777 00 555 00। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। लेकिन अच्छा रहेगा आप ये जो क्वेश्चन करने वाले हो ये ग्रुप में करो, एक एक इंडिविजुअल कॉल मत करो, बहुत समय जाता है उसमें। आप ऐसे कुछ मंथली वंस 30 मिनट का कॉल रखो तो उससे आसानी होगी। जी बहुत सारा चीज हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। हमारे गुरुकुल में हम पेरेंटिंग ट्रेनिंग भी देते हैं, आप आके 2 दिन रह सकते हो, उसमें हमारी दिनचर्या देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं घर पे आपके, उसकी चर्चा हो सकती है। फिर आप वो सारा ट्रेनिंग जो है वो अपने लिए खुद बाहर घर में वापस आके चला सकते हो। जरूर जरूर प्रभु जी, हम आएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई? हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। इलापति कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो थैंक यू वेरी मच। वो बहुत अच्छा क्लास दिए आप, बहुत अच्छा लगा। एक बार महाराज के साथ में भी आपको सुना था प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा था। प्रभु जी, अभी आपने जो बताई चीजें बहुत अच्छे से बताया कि हमें बच्चों को 5 प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए। प्रभु जी, हम घर में ये सब ट्रेनिंग तो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हम उनको वही बता पाएंगे जो हमको आता है। अब जो हमको नहीं आता वो हम कैसे देंगे? अभी आपने बताया कि बाहर वालों से नहीं देना है, तो उसके लिए तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम बच्चों को अपने वहाँ गुरुकुल में रख दें, ताकि वो सारी चीजें प्रॉपर सीख जाए। लेकिन गुरुकुल में एक्चुअली रखने के बाद गुरुकुल पे बच्चों को देना ये आइडियल सॉल्यूशन है, सबके लिए लागू होगा कि नहीं पता नहीं। हो सकता है तो जरूर करना चाहिए वो, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो हमें एक साथ ये पूरा आपका ग्रुप है इतने लोगों का, आप साथ में आइए, थोड़ा चर्चा कीजिए हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम क्या डिजाइन किया जा सकता है, आपका एक्सपर्टीज क्या है, मेरा एक्सपर्टीज क्या है, हम कैसे एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं, वीकनेसेस को इरिलेवेंट बना सकते हैं। कैसे हम जैसे देखो पत्तल होता है ना, उसमें छेद होते हैं, खिचड़ी डाला तो गलता है, लेकिन दूसरा एक पत्तल लो उसके ऊपर रखो, इसका छेद और इसका छेद मैच नहीं होता, और उसमें खिचड़ी डालते हैं तो वो गलता नहीं है कि नहीं? ऐसी एक भक्त है उसमें कुछ स्ट्रेंथ है वीकनेस है, दूसरा भक्त है उसके कुछ अपने ही स्ट्रेंथ वीकनेस है, वो दोनों को साथ में लाके कराओ, वो भगवान की कृपा वहन कर सकते हैं दूसरों तक। तो आपको ये ढूंढना होगा अपने कम्युनिटी में कि कैसे किया जाए। मुझे आशा है कि परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज जो है वो बहुत ही थॉटफुल और इंटेलिजेंट टाइप के लीडर है। आप अगर उनके सामने जाके कुछ अच्छा प्रपोजल दोगे, बोलो कि ये हम करना चाह रहे हैं, और जरूर हाँ कहेंगे, और बहुत अच्छा सुझाव भी देंगे कि और अच्छा कैसे किया जा सकता है। सो आप थोड़ा अपना दिमाग लड़ाइए, उज्जैन की स्थिति को जानते हुए, आपके भक्त समूह को जानते हुए, किसके टैलेंट्स कौन से फील्ड में हैं, कोई शिक्षक है, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई अच्छे
लोहार, सुतार, चमार, कारपेंटर कुछ तो है। हाँ। और कोई लोग है वो अच्छे स्पोर्ट्समैन है, कोई ताइक्वांडो सिखाता है। कितने सारे लोग आपके कांग्रेगेशन में ही बैठे हुए हैं। व्हाट इज लैकिंग इज ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगों को साथ एक साथ जोड़ना जरूरी है, तब भी तगड़ा काम होगा। आपको अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी फिर। यस प्रभु, ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच। शोभा, शोभा तिलवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। वन क्लास प्रभु जी, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए बच्चों के मैटर्स को लेके। अब क्योंकि वेकेशंस भी आ रहे हैं तो ये आपके प्रपोजल्स बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। पर प्रभु जी, मैं यूँ कह रही थी कि ये आपका जो मॉडलिंग वाला आपने डिस्क्रिप्शन दिया वो काफी हद तक सही है। यूजुअली बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि बुरी चीजों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, अच्छी चीजों को सीखने में समय लगता है। लेकिन फिर भी प्रभु जी, जो मैंने नोटिस किया है कि भक्ति जीवन में यूजुअली बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को कॉपी इतना मॉडलिंग होने के बावजूद भी नहीं करते हैं। जो भक्त नहीं है उनके बच्चे इनफैक्ट भक्ति जीवन की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, और जो भक्ति जीवन की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके बच्चों में भक्ति जीवन के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। कुड भी प्रभु जी, हो सकता है कि हम लोगों का जो भक्ति जीवन में प्रैक्टिसेस हों वो इतनी उनको सेटिस्फाई नहीं करती हों, या हम में ही लूप होल्स हों। लेकिन फिर भी ऐसा यूजुअली होता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं प्रभु? मेरा अनुभव है कि भक्तों के बच्चे भक्त बनने से नकार क्यों देते हैं, उसके अलग अलग कारण हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो इमोशनल कारण हैं। और एग्जाम्पल सेटिंग बहुत कम बार मैंने देखा है कि नहीं हुआ पेरेंट्स से, इसलिए वो चले गए। मेन कारण होता है केयरिंग के रूप में। जिस तरीके का केयर मिलना चाहिए बच्चों को, वो कभी कभी भक्तिमय जीवन में आने के बाद वो निग्लेक्ट हो जाता है। या जिस तरीके का उनको ऑर्गेनाइजेशन मिलना चाहिए उनके परवरिश के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके कौशल्य विकास के लिए, उतना डेप्थ तक जाके हम उसका इतना खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं। और तीसरा है कि वो हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं या हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल जो होता है वो इतना बुरे तरीके का होता है कि बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि मेरे को नहीं करना ये इनके साथ भक्ति भक्ति के काम। तो इसलिए ये बाकी के भी तीन जो आयाम हैं इसको भी हमें देखना चाहिए। अगर मॉडलिंग में हम फर्स्ट क्लास हैं तो ठीक है, उसका हार्ट अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो केयरिंग में या ऑर्गेनाइजिंग में या इंस्ट्रक्शन में हमसे कुछ कमी रह गई है प्रॉपरली करने में वो आइटम्स, इसलिए उसका हार्ट लॉक अभी भी बंद है। तो हमें उस बारे में गौर करना होगा। अभी मुझे आपकी व्यक्तिगत स्थिति नहीं पता, आपके बच्चों को जब मैं बात करूंगा उनसे, उनकी मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी तो शायद वो रियल रीजन बताएंगे मुझे कि क्या एग्जैक्टली हमारी जरूरत है जिसके कारण हम भक्ति को नकार रहे हैं। नकारना नहीं, बट जैसे वो सेवा में फिर भी कर लेते हैं कि सेवा कोई भी कर लेंगे, लेकिन जप कभी भी बोलो ना तो जप नहीं करते माता वो। जी, जब के लिए पीछे मत लगो बच्चों के, उनका उम्र नहीं है वो जब करने का। माला हम जप इतने हम इतने मैच्योर हो गए हैं, हम एक जगह बैठ के शांति से जप नहीं करते हैं खुद। हम उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं? हमें उनको कीर्तन में ज्यादा ये करना चाहिए, जप में नहीं। मेरे को उसको गुरुकुल के जितने भी बच्चे हैं मैं 4 माला ही करवाता हूँ, और 8 माला करने वाले को उपनयन दिलाता हूँ। 16 माला करने के लिए बोलता ही नहीं हूँ, बोलता हूँ कि 10वीं पूरे होने तक तुम 8 माला ही करोगे। नहीं प्रभु जी, 16 नहीं, मैं तो एक ही कहती हूँ, बस सोने के समय या इस समय बस एक माला करके सो, जैसे आप कि एक ये। माला करने को कहने से बजाय उसके साथ बैठ के शयन कीर्तन कीजिए 10 मिनट का, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 1 माला। जी प्रभु जी, आई विल अप्लाई दिस इन दैट। उनको म्यूजिकली म्यूजिकली ज्यादा अट्रैक्शन है। ये इंटेंस मेडिटेशन शायद नहीं होगा तुरंत, आप कीर्तन में जोड़ दीजिए उनको। हरि नाम ले रहे हैं ना वो, and anyways kirtan is 1000 time more beneficial than japa so no problem. जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Thank you. और कोई? Any other question? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, सो यू टोल्ड अस दैट कि माला ज्यादा नहीं करनी चाहिए बच्चों को, लाइक आपको 8 माले करनी चाहिए 10वीं तक। तो क्या 8 8 ओनली? तो प्रभु जी, क्या ऐसे हम 16 माला कर सकते हैं?
ऐसे मतलब कैसे? तो प्रभु जी जैसे मैं स्कूल से आता हूँ उसके बाद मैं 16 माला बैठ के करता हूँ तो फिर इसका कीर्तन करता हूँ मैं। मुझे नहीं प्रश्न समझ में आया। आप 16 माला कैसे करते हो आने के बाद? प्रभु जी मैं स्कूल से आता हूँ then I sit for mala and then after ओके 2 hours then we go to aarti and then we do kirtan. So is it equal to 2 malas at a day? Wow, you are a Mahatma. You are a great soul. You are doing Thank you 16 Prabhu. good rounds after coming from school. Then you are going and attending a kirtan somewhere. Amazing. Thank you Very Prabhu ji. nice. Just keep it up. Okay Prabhu. अगर तुम्हें कभी लगता है कि पढ़ाई के लिए थोड़ा समय कम पड़ रहा है तो तुम Okay Prabhu. माला थोड़े कम कर सकते हो, उसका समय पढ़ाई में दे सकते हो। लेकिन Okay Prabhu. जो तुम कर पा रहे हो उसको कम किए बिना जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास करो। नींद पूरी लेनी है, सही प्रकार का सात्विक अन्न खाना है और बहुत ही अच्छी संगति रखनी है। Yes Prabhu. हम दो लोगों से ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, एक है हमारे मित्र और दूसरे हैं हमारे शिक्षक। तो आपको अच्छे मेंटर ढूंढने चाहिए जिनके संपर्क में आप ट्रेनिंग लेते हो, और मित्रों की संगति जो है वो बहुत चुन के सावधानी से करनी चाहिए कि कहीं गड़बड़ ना कर दे ये लोग मेरे चरित्र का या लर्निंग का। Okay Prabhu. Thank you so much. हरे व्हाट्स योर कृष्णा। गुड नेम? Prabhu ji Samarth. जय समर जी, थैंक यू वेरी मच, यू मेड माय डे। Thank you Prabhu. हरे कृष्णा जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो यदि किसी को प्रश्न पूछने में समस्या है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनसे पढ़ के भी प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हाउ मच टाइम वी हैव, लाइक, और नेक्स्ट सेशन हम रख सकते हैं क्या प्रभु? इज वेरी इंस्पायरिंग, यदि आपको जब समय है। हाँ, बाद में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं अभी 12 मिनट के लिए हूँ, मैंने 8:30 तक पकड़ा था। जूम तो बंद नहीं हुआ है प्रभु 40 जी, मिनट मेरा के एक बाद। क्वेश्चन था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, होल्ड। तो पहले राधा पियारी माता जी पूछेंगी, फिर छोटी झा माता जी पूछेंगी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो एकेडमिक एजुकेशन है गुरुकुल में, वो आप सीबीएसई पैटर्न पे दे रहे हैं या उसके लिए आपने कुछ अलग पैटर्न बनाया है? क्योंकि इतना सब दिन पढ़ाने के साथ में, जैसे आपने जो 5 पॉइंट्स बताए क्या-क्या हमें बच्चों को देना चाहिए, और साथ में एकेडमिक एजुकेशन जो अभी की चल रही है मॉडर्न एजुकेशन, तो वो सब साथ में देते हैं या उसको कैसे आप गुरुकुल में कैसे आप वो करते हैं? हमारे गुरुकुल में सुबह है 4:30 से 9 साधना का टाइम है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का टाइम है। हुँ। तो उसमें कृष्ण कॉन्शियस ट्रेनिंग हम कवर करते हैं और योग साधना भी करते हैं। फिर 10 से लेके 4 जो है वो एकेडमिक ट्रेनिंग टाइम है, उसमें शालेय शिक्षा पूरा करते हैं। तो वो सीबीएसई पैटर्न पे ही होता है? मतलब सीबी जो पैटर्न। वो स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, लेकिन वो बुक्स जो है वो सीबीएसई के ही यूज करते हैं महाराष्ट्र में। और उसके बाद शाम को जो होता है 6:30 से 7:30, उसमें वेद शिक्षा या लाइफ स्किल्स हम कवर करते हैं शाम के समय। जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, और प्रणाम। हमारे बच्चे रात को 7:30 बजे सोते हैं। ये तो बेस्ट है प्रभु जी। Yeah, they get 9 hours non-stop rest in the best peak time of the sleep that they should have. यस प्रभु जी। छोटी माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 4 साल के प्रभु जी। तो उनका माइंड थोड़ा मतलब कुछ भी उनको याद कराने की कोशिश करते हैं तो प्रभु जी वो बहुत जल्दी वो याद कर लेते हैं। लेकिन प्रभु जी बस दिक्कत एक आ रही है, जो मेरे सामने बाजू मतलब 4 फ्लोर है, जिसमें 3 फ्लोर उनका ही है, एक में हम किराए पे रहते हैं। तो प्रभु जी एक्चुअली वो लोग थोड़ा ज्यादा पैसे वाले हैं और सेम गौरांग के एज के हैं। एक्चुअली उनके पापा भी भक्त हैं, लेकिन प्रभु जी एक मिनट बेटा, दिक्कत ये आ रही है जो थोड़ा पैसे में उनके बच्चे थोड़ा ज्यादा मस्ती करते हैं, वो खिलौने ये। और गौरांग हम लोग प्रभु जी साधारण मिडिल क्लास से हैं, तो प्रभु जी वहां पे गौरांग जाने के बाद जिद करना ये सब सीख लेते हैं। तो प्रभु जी इससे कैसे बच्चे को बचाए?
हरे कृष्ण। ये बच्चे को और कोई अच्छे मित्र नहीं प्रदान किए जा सकते? छोटी प्रभु माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। शाम भवी। आपको आपको प्रयास करना है 2 लेवल पे। एक है कि इन बच्चों को अच्छा क्वालिटी एसोसिएशन कहाँ से मिले, ये आपको ढूंढना होगा और उसको बनाना होगा, उनके लिए ऑफर करना होगा। दूसरा, आपको अपने बच्चों के लिए अच्छे मेंटर्स ढूंढने होंगे जो उनको प्रशिक्षित करने के लिए थोड़ा समय दें। अगर एसोसिएशन एंड ट्रेनिंग आप तगड़ा कर दोगे तो बाकी चीजें अपने आप नियंत्रण में आएंगी। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु हाँ जी प्रभु जी। हाँ कोशिश करते हैं और हम अपने प्रभु से भी इस बारे में चर्चा करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी कहिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कई बार बच्चों को एक चीज को बार बार बोलते हैं, मतलब सुनते नहीं है कई बार, तो हम लोग को उस समय कैसे ट्रीट करना चाहिए? फिर हम लोग कई बार ऐसा लगता है बार बार उन चीजों को समझाएं उनको, तो उस समय हमें कैसे, नहीं सुन रहे हैं अगर वो लोग, तो हमें किस तरह से उन्हें ट्रीट करना चाहिए कि अगर वो कैसे सुने हमारी चीज? जैसे आपने आपका एग्जाम्पल दिया कि आपके पिताजी ने आपको ऐसा बताया तो आपको ऐसा लगा, तो उस समय जैसा कई बार हम अपने बच्चों को कोई चीजें बताते हैं पर कई बार सुनते ही नहीं है बच्चे। एक्चुअली बच्चे सुनते क्यों नहीं है, उसके कारण ही ये 4 चीजें हैं: मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टीचिंग। इसमें आप कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो। आपको ढूंढना होगा कि मैंने कहाँ गड़बड़ की है और उसको सुधारना होगा, तब वो आपके प्रभाव को अपने जीवन में आसानी से स्वीकार करेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम समझते हैं कि मैं चारों के चारों चीज ठीक से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 तो कर रहा हूँ ना। मुझे देखो मैं कितना अच्छा डिवोटी हूँ, मेरा एग्जाम्पल देखो तुम, सुबह रोज उठता हूँ, मंगल आरती जाता हूँ, जप करता हूँ, वैष्णव की सेवा करता हूँ, मेरा मॉडलिंग इतना अच्छा है। और दूसरा, मेरे इंस्ट्रक्शंस देखो, मैं कैसे तगड़े इंस्ट्रक्शंस देता हूँ तुमको, एकदम फर्स्ट क्लास। और मेरा मार्गदर्शन एकदम सटीक होता है, बहुत ही अच्छा मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर हमारा मेंटरिंग यानी केयरिंग ठीक से नहीं है, या हमारा फैसिलिटी मेकिंग जो होता है, ऑर्गेनाइजिंग, वो ठीक नहीं है, वो बच्चा नहीं पालन करेगा उन चीजों को। तो हमें ढूंढना होगा कि अंतर्मुख होकर कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है। अभी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूँ तो अभी तुरंत नहीं बता पाऊंगा वो चीज। आप अपने पति से पूछ सकते हो, आप अपने बच्चों से भी पूछ सकते हो कि कौन सा ऐसा मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है जो तुमको सबसे ज्यादा परेशान करता है। हो ओके सकता है वो बता दो। अच्छा, इस तरीके से जैसे पूछेंगे तो वो बताएंगे, तो फिर हम शायद वहां पे अपने आप को पता लगा पाएंगे कि कैसे, कहाँ गलती हो रही है हमसे। करेक्ट। आप ऐसे पूछ सकते हो कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जब सेवा करती हूँ माँ के रूप में, तो मेरा आ, जो सेवा है उसमें तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। ये ओपन एंडेड प्रश्न आप पूछ सकते हो, या आप ये प्रश्न अपने हस्बैंड से पूछ सकते हो, वो ज्यादा बताएंगे आपको। लेकिन आपके चीज होनी चाहिए कि आप उनके बताए हुए इनपुट को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी अपने पति के इनपुट, या पति अपने पत्नी के इनपुट सीरियसली नहीं लेते हैं उनको लगता है तो क्रिटिक कर रहे हैं मुझे। तो ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी सेवा को हम और सुधार करें, ये सही फीडबैक प्राप्त करके। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। चैंपियन लोग क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? वो फीडबैक खाते हैं बहुत सारा और उसको पचाते हैं। तो इसलिए आपको रेगुलरली मांगना चाहिए फीडबैक को, और हमें डरना नहीं चाहिए। कभी वो सत्य बोल देंगे और बहुत कटु होगा, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो उसके द्वारा हम सुधार ला सकते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ पर विराम थैंक यू देंगे, सो मच। अभी हमारा समय बहुत हो गया अच्छा आपने बताया। ऑलमोस्ट। मैं श्रीमान जगत जीवन प्रभु और अक्षर गोविंद प्रभु और अन्य सारे बहुत सारे भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये जूम कॉल आयोजित किया है। मैं आपको सबको इनविटेशन देना चाहता हूँ, आप भक्ति वेदांत गुरुकुल आइए, पुणे कभी उस साइड में आएंगे तो। और हमारा जो पेरेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप है या चिल्ड्रन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ है, उसको खुद देखिए। अगर आपके संपर्क में कोई अच्छे बच्चे हैं या अच्छे पालक हैं या अच्छे शिक्षक हैं, तो उनको हमारे साथ जोड़िए। अगर अ, आपको क्षमता है तो आप लोग साथ में आकर एक विद्याश्रम या एक गुरुकुल या एक कोई सिस्टम जो आपके लिए अच्छी चल सकती है वो मंदिर की सहायता से बनवा लीजिए और उसे अच्छे से चलाइए। उसके लिए जो योगदान जरूरी है, आप हार्डवेयर बनाइए, सॉफ्टवेयर में देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस्कॉन को 72 साल हो गए ऑलमोस्ट। अभी हमारी जो भी सॉरी सिस्टम्स है, उसमें एजुकेशन सिस्टम का काम अभी भी पेंडिंग है, बच्चों के लिए ट्रेनिंग करने के लिए अच्छे से। तो आइए हम लोग साथ में आते हैं इस कार्य के लिए और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए अपने ही बच्चों के लिए कुछ अच्छा सेवा अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी कहिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी पूछा था जैसे आप थोड़ा स्कूल की वजह में से गर्मियों की छुट्टियों में कुछ आप ऐसा 15 दिन का ऐसा कुछ प्रोग्राम हो सकता है कुछ बच्चों का? नहीं प्रभु जी, मैं ऐसे कार्यक्रम नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा ना स्मॉल स्केल आदमी हूँ और मैं थोड़ा डीप रूटेड काम करना चाहता हूँ। आप इधर चालू कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं अपने गुरुकुल में ऐसे 5 दिन 15 दिन के कार्यक्रम नहीं रखता हूँ, वो मुझे बहुत ही एग्जॉस्ट करते हैं और वो डीप वर्क करने नहीं देते हैं। वो 15 दिन के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बच्चा घर चला जाता है, उसका कल्चर, उसका एसोसिएशन वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। वो ट्रेनिंग का ज़्यादा अच्छा परिणाम मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं वो कार्यक्रम नहीं करता हूँ। नहीं, मैंने एक्चुअली सुना था प्रभु जी निताई सेवनी माता जी शायद इस तरह से ऑर्गेनाइज करती है गर्मियों के लिए, तो वैसा कुछ है क्या प्रभु जी? नहीं है प्रभु जी, वी डोंट डू दैट। मैं इस बार एक पहला अटेम्प्ट करने वाला हूँ। कुछ ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हैं, वो आना चाहते हैं दिसंबर महीने में लेकिन हम अप्रैल मई के महीने में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको खुद को छुट्टी चाहिए। Me and my wife, we need time to replenish ourselves, to learn, to grow, to um, even do our personal sadhana services together. तो हम ये 2 महीने किसी को देते नहीं है। प्रभु जी तो दिसंबर में भी आप कहते बच्चों की छुट्टियां रहती, इनके एग्जाम हो जाते, जो उस समय क्रिसमस की छुट्टियां रहती, उस भी जगह हो तो उस समय प्लान कर ले हम लोग बच्चों को भेजने का। देखो, नवंबर में 20 दिन कार्तिक के हमारा गुरुकुल बंद होता है और समर में जो 50 दिन है छुट्टी के, उसमें भी बंद रहता है। इसको छोड़ के कोई भी डेट चलेंगे। दिसंबर का वो ज्यादा ठीक रहेगा, दिसंबर में बच्चों की सभी की छुट्टियां रहती, एग्जाम भी हो जाते हैं। कुछ अगर दिसंबर का कभी प्लान हो तो प्रभु बताइएगा ना, हम लोग बच्चों को मैं भेज सकें। मैं आपको कहूंगा कि आप ये सब जो बोल रहे हो इधर अरेंज कीजिए उज्जैन में, अच्छा, और आप खुद रन कीजिए उसको। डोंट डेलीगेट इट टू मी, यू वर्क हार्ड टू क्रिएट दिस फैसिलिटी, आई विल कम एंड सपोर्ट यू। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको दूर नहीं जाना पड़ना चाहिए ना, इसलिए। और इधर भी वो सुविधा बन गई तो आपका ही भला है, अन्य बच्चों का भला है। जी जी बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। उन्नति माता जी, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे अगले कार्यक्रम के लिए जाना है। 8:30 मैंने किसी को प्रॉमिस दिया था। आप सभी को मैं निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ में
आकर कुछ ऐसा कीजिए जिससे मुझे प्रेरणा मिले कि मैं आपके साथ आके समय बिताऊं। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत सारे कॉल्स किए हैं, जूम कॉल्स, जिसमें लोग वाह वाह तो करते हैं लेकिन टेंजिबली कुछ काम नहीं करते हैं बच्चों की सेवा करने के लिए। तो मैं आशा रखता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, आप अच्छा कुछ सिस्टम बनाएंगे और हमारा संपर्क जो है वो आगे भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। विष्णु बाबू जी, दंडवत प्रणाम।